दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आईआईटी खड़गपुर ने आर्य द्रविड़ थ्योरी की पोल खोल दी है और एक कैलेंडर जारी किया है 2022 का, जिसमें वामपंथी इतिहासकारों ने भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए एक झूठी थ्योरी गढ़ी, उसकी पोल खोली है। उन्हें बाहरी होने का एहसास कराने के लिए कहा गया कि आर्य बाहर से आए और द्रविड़ यहाँ के मूल निवासी थे। इस्लामी आक्रमणकारियों का बचाव करने के लिए हजारों पन्नों की हजारों पुस्तकें लिखने वाले इन इतिहासकारों को अब विज्ञान भी गलत ठहराता है। अब आईआईटी खड़गपुर ने अपना 2022 का जो कैलेंडर जारी किया है, उसमें आर्य द्रविड़ थ्योरी के सारे सबूतों को संकलित किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे आर्यन एवेजन थ्योरी एक मिथ है, एक भ्रम है, ये झूठ है। इसमें तस्वीरों के जरिए हर महीने नई नई जानकारी दे करके भारत के इतिहास की बात की गई है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सबूतों के साथ साथ हिंदू साधु संतों और दार्शनिकों के उदाहरण भी इसमें पेश किए गए। आइए हम बात बताते हैं आपको कि इस कैलेंडर में क्या क्या है। वामपंथी इस कैलेंडर से क्यों चिढ़े हुए हैं। जनवरी 2022 के कैलेंडर में कैलाश पर्वत का चित्र है और इसे भारत का एक पवित्र जगह बताया गया है। बताया गया है कि कैलाश पर्वत का जो ग्लेशियर है वो ऐसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत रहा है जिसके किनारे भारत की कई सभ्यताएं फली फूली। 7000 ईसा पूर्व से पहले, जिसे प्री हार्पिन भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वाली सिंधु नदी का स्रोत भी यहाँ है। 1000 ईसा पूर्व में हड़प्पा के बाद की सभ्यता भी यहाँ पनपी। वहीं पूर्व में भारत की सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भी इस कैलाश पर्वत का ग्लेशियर रहा है। दोस्तों, ऋग्वेद और सिंधु की कई सहायक नदियों का भी जिक्र है, जिनके स्रोत मध्य पूर्वी हिमालय में स्थित शिवालिक की पहाड़ियां हैं। पूर्वी हिमालय से लेकर पश्चिमी नदी घाटी तक नदियां हैं। व्यास, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। पूर्वी सांपो नदी ही वो जगह है जहां एक खास प्रकार के जंगली घोड़े पाए जाने की बात कही जाती है। इसे आर्य आक्रमण काल के पहले पाए जाने की बात कही जाती है। सिंधु से और पूर्व की तरफ गंगा, गोमती, घाघरा, ये सभ्यता पनपती है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में गोमती नदी का भी जिक्र है। ऋषियों के निवास स्थान के रूप में लोकप्रिय रहा जंगल नैमिषारण्य इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। उपनिषदों में इसका जिक्र है। ऐतिहासिक लक्ष्मणपुर, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी आज लखनऊ है, और इसके आसपास का जो स्थित क्षेत्र है वो इसी में आता है। आईआईटी खड़गपुर का अध्ययन इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय प्राचीन सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी छोरों को नजरअंदाज किया। उन्होंने 2000 ईसा पूर्व से पहले की वैदिक सभ्यता को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने यूरेशिया के मैदानों से आर्यों के आने की बात कही। इसका परिणाम यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व अध्ययन में गड़बड़ी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आर्य ने बाहर से आकर द्रविड़ों को मारा और यहां कब्जा कर लिया। दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं फरवरी महीने पर। फरवरी 2022 के कैलेंडर में क्या जानकारी दी गई है, अब इसे समझते हैं। इसमें पवित्र स्वास्तिक चिन्ह के सहारे समय के चक्र और पुनर्जन्म को समझाया गया है। पूरा वैदिक ज्ञान के मूल में ही है। समय, अंतरिक्ष और कारणों का पता करना, कार्य संबंधी सिद्धांत परस्पर निर्भरता के सिद्धांत पर आधारित हैं, जो कि किसी भी कार्य के फॉलो और वैल्यू के एक्शन रिएक्शन पर आधारित होता है। इसका परिणाम पुनर्जन्म के रूप में निकलता है, जिसे कॉस्मिक स्तर पर एक शरीर से आत्मा निकलकर जब दूसरे शरीर में जाती है, उसको माना जाता है, जिसे हम जन्म जन्मांतर या पूर्व जन्म लेने की बात भी करते हैं। इसके लिए ऋग्वेद अग्नि के जीवन सिद्धांत का उदाहरण भी देता है। भारतीय आध्यात्मिकता ही गुरुवाद और अवतारवाद पर आधारित है। वहीं पश्चिमी जगह के लिए भारतीय आध्यात्मिक का रहस्य ज्ञान एक अनजान चीज है, जिसमें वो कभी उतरे ही नहीं। मध्य पूर्वी दुनिया के साहित्य में भी ये चीज गायब पाई गई। इसलिए आर्यों के आक्रमण वाली जो थ्योरी है वो भारतीय कॉस्मोलॉजी को बिल्कुल नकार देती है, उसे मानती ही नहीं है।
अगर हम मार्च महीने के कैलेंडर की बात करें तो मार्च महीने के कैलेंडर में स्पेस, टाइम और कार्य के सिद्धांतों को समझाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सील मिला वो आर्य ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए योग क्षेम के सिद्धांत से मिलता जुलता है। ऋग्वेद में योग को अच्छे से समझाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे योगी अपने मन और बुद्धि को नियंत्रण रखते हैं। होने और हो रहे के जरिए कॉस्मोलॉजी की वास्तविकता का भान या ज्ञान इसमें कराया गया है। चिंतन, ध्यान और सारी चीजों से ऊपर उठकर योग समाधि को नाम दिया गया और इसे प्राप्त करने वाले को योगी कहा गया। यह कृष्ण अधिकार है। योग को कभी वैदिक कर्मकांड का मुख्य लक्ष्य माना गया है। इसी तरह शुक्ल यानी उजाले का भी सिद्धांत है। क्षेम या तंत्र उसे कहा गया है जहां योगी को परम ज्ञान मिल जाता है और वो महायोगी हो जाता है। सप्तऋषि इसे प्राप्त कर चुके हैं। यूरोप और यूरेशिया के आक्रमणकारियों को ये चीजें पता नहीं थी। आर्य आक्रमण थ्योरी यहां भी गलत साबित होती है। दोस्तों, अगर इसी तरह नॉन लीनियर फॉलो और चेंज का जो वैदिक सिद्धांत है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ऋग्वेद और पूरा का पूरा यजुर्वेद ही क्रिया फॉलो को एक साइकिल चेंज के रूप में परिभाषित करता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह विकास की प्रक्रिया के रूप में बताए गए हैं और कॉस्मिक स्तर पर यह प्रक्रियाएं होती भी हैं। मौसम के चक्र को भी इससे जोड़ा गया। चीन के दर्शन में भी यह सिद्धांत है। भारतीय ऋषियों ने चतुष्कोणीय बदलावों की व्यवस्था दी है। उन्होंने ऋतु चक्र को 6 भागों में बांटा। उन्होंने बाकी 4 ऋतुओं के अलावा शरद ऋतु और मानसून को भी परिभाषित किया है। यह मौसम और संस्कृति का भारतीय इकोसिस्टम है। वेदों में जीवन के सिद्धांत को एक श्रृंग से भी जोड़ा गया जो बौद्ध धर्म में भी मिलता है और सिंधु घाटी से भी मिले एक सींग वाले जानवर की सील भी इसी ओर इशारा करती है। अगर कोई आर्य बाहर से आया तो उसे इन चीजों का ज्ञान क्यों नहीं है? यह बताता है कि आर्य दृढ़ वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है। मई 2020 के IIT खड़गपुर के कैलेंडर में स्वामी विवेकानंद का एक उदाहरण आता है। इसी विषय को लेकर उन्होंने कहा था कि विदेशी विद्वान ये कहते हैं कि बाहरी भूमि से आर्य यहाँ आए और यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें छीन ली, उन्हें अपने अधीन करके भारत में बस गए, शहरों को उजाड़ दिया। ये बेतुका है, मूर्खता भरी बातें हैं। उन्होंने इस पर दुख जताया था कि हमारे छात्रों को इतना बड़ा झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और भारतीय विद्वान इसकी काट क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि वेद के किस सूक्त में ऐसा लिखा है कि आर्य बाहर से आए। उन्होंने पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि आर्यों ने भारत में आकर के यहाँ के नगरों को तबाह कर दिया। उन्होंने सवाल किया था कि इस तरह की बेतुकी बातें करने वालों को इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा था कि रामायण ठीक से पढ़ने वाला इस तरह का झूठ नहीं फैला सकता। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में बने रहने के लिए यूरोपीय ताकतें ऐसा कर रही हैं। उन्होंने बताया था कि आर्यों का हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि सभी को खुद के स्तर तक लेकर के आए। उन्होंने कहा था कि जहां यूरोप में मजबूर हमेशा विजेता बनकर रहते हैं और कमजोर हमेशा दुर्बल बनकर, बल्कि भारत भूमि में, भारत में सारे नियम कानून पिछड़ों के लिए बने हैं। मई के कैलेंडर में द मैट्रिक्स के बारे में बात करते हुए इसे कॉस्मिक क्रियाकलापों का गर्भाशय बताया गया है। यही बात सिंधु घाटी के कलाकृतियों में भी प्रतिलक्षित होती है। ऋग्वेद एकता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है। यम के रूप में मृत्यु के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया। हमेशा से आर्य ऋषियों ने दिव्य शक्ति को बिना शर्त प्रेम के रूप में देखा है। वेदों में आदित्य और ईला, सरस्वती, भारती के रूप में प्रतिबिंबों का विवरण भी उस समय दिया गया था। आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर का भारत माता का सिद्धांत इसी प्राचीन क्रम को आगे बढ़ाता है, जबकि पश्चिम में देशों को पितृसत्तात्मक रूप से देखा जाता रहा है। इसलिए बाहर से कोई आर्य आया रहा होता तो उसकी सोच भी तो यही रहती। जून महीने के कैलेंडर में वैदिक साहित्य से मिले एक सींग वाले घोड़े और हड़प्पा में एक सींग वाले जानवर की तुलना की गई। रामायण में
ऋष्य श्रृंगा की चर्चा है, जिनका जन्म हिरण्य सिंह से हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक सींग वाले जानवर की चर्चा है, जिसे शक्ति और उसके सींग को ईश्वर के तलवार का प्रतीक माना गया। यूनिकॉर्न का सिद्धांत ईसाई और चीन में भी था। जुलाई महीने के कैलेंडर में बताया गया कि कैसे पाश्चात्य अध्ययन ने शिव को गैर आर्य देवता बताने की कोशिश की, जबकि वेदों में उनका जिक्र है। अगस्त महीने के कैलेंडर में ऑसिलेशन के सिद्धांत के प्रति अश्वसनीयों की चर्चा की गई है। उनके बारे में लिखा था कि वो मधु देते हैं, जिससे मृत्यु पास भी नहीं फटकती। एशिया पैसिफिक और प्राचीन ग्रीस में भी इस तरह दो देवताओं के साथ रहकर एक विचरण करने वाला सिद्धांत सामने आया। आधुनिक विज्ञान में भी इस डॉल्टी की बात करता है। सितंबर महीने के कैलेंडर में बताया गया कि कैसे महर्षि अरविंद ने भी सिद्धांतों को नकार दिया था। असल में जो पुर्तगाली और ब्रिटिश आक्रमणकारी थे, वो भारतीय और यूरोपीय भाषा में कई समान शब्दों को लेकर अचंभित थे। इसलिए उन्होंने एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज सिस्टम के विकास का निर्णय लिया और बुद्ध से पहले आर्य के आक्रमण की सिद्धांत की नींव रखी। उन्होंने लिखा कि भारत पर दूसरी बार 17वीं शताब्दी में उससे ऊंची शक्ति वाला आक्रमण किया। भारतीय, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता को लेकर अंग्रेजी विद्वान थॉमस स्टीफन ने अपने भाई को गोवा से एक पत्र सन 1583 में लिखा था। अक्टूबर महीने के कैलेंडर में बताया गया, आईआईटी खड़गपुर के कैलेंडर में, कि कैसे पाश्चात्य विद्वान ये साबित करने को बेताब थे कि संस्कृति और ज्ञान विज्ञान का फ्लो पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ। नवंबर के कैलेंडर में मैक्स मूलर, ऑर्थर दे गोविनाउ और हॉस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन नामक 3 अंग्रेजी स्कॉलरों के विवरण हैं, जिन्होंने आर्य द्रविड़ थ्योरी को आगे बढ़ाया। आर्य शब्द को यूरोप ने जैसे परिभाषित किया, वही आगे चलकर कत्लेआम का कारण बना और हिटलर ने इसी परिभाषा के आधार पर खून बहाया। तो दोस्तों, ऐसी ही और खबरों के साथ हम आपके साथ